हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीडीपी जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक पूरी फिनिश हो चुकी है और आज की क्लास जो हम लाए हैं क्लास नंबर 1 में यानी हिंदी पैथोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे तो आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, चाहे तो पेपर 2 देने जा रहे हैं, या फिर आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और आज की क्लास में क्लास नंबर 1 में हम लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी भाषा को डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है और उससे रिलेटेड बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप कॉपी पेन लेके बैठ के जो नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है ना। क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, तो हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और बिना टाइम वेस्ट किए आप क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। चलते हैं फिर आज की क्लास में, क्लास नंबर 1 में। सबसे पहले हम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अर्जन एवं अधिगम क्या होता है। यानी हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, भाषा को सीखेंगे और भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है, इसको भी हम सीखने वाले हैं। क्लियर? तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाषा अर्जन क्या होता है, देखो अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, देखो अर्जन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, वहां पे अर्जन का मतलब है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आप अपने समाज में लोगों से इंटरैक्ट करते हो, उनसे सीखते हो, है ना। वो अर्जन होता है जहां पे किसी भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको ये सिद्धांत पढ़ने के बाद में ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो एकदम स्वाभाविक होती है। क्लियर? अब देखो, अब अधिगम की बात करी जाए, देखो अधिगम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को नियम कानून के द्वारा सीखते हो, तो वो अधिगम होता है। समझ रहे ना? अधिगम की प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, किसी चीज को सीखते हो, तो वहां पे नियम कानून रूल रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, तो वो अधिगम होता है। लेकिन अर्जन की प्रक्रिया जो है वो एकदम स्वाभाविक होती है, जहां पे किसी भी प्रकार का आपको नियम कानून नहीं पढ़ना होता है। जैसा आपका समाज होता है, जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं, आप उनका ही अनुकरण करके आगे धीरे धीरे सीखते रहते हैं। और यह सीखने की प्रक्रिया तो कभी रुकती नहीं, आप जानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। तो सबसे पहले हमारी स्लाइड रहने वाली, भाषा को सीखने के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो ओवरऑल 10 क्वेश्चन है। मतलब ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं होगी आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं एज अ टीचर, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो यार, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। कि देखो, अगर भाषा का इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी पहली क्लास है, इसीलिए हम भाषा को पहले सीख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, आप सपोज दैट आप ये समझिए कि अगर भाषा ना होती तो क्या होता, क्या हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाते हैं? भाषा जो है, अगर इसके बारे में एक बात बोली जाए, तो भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होती है? संप्रेषण का एक माध्यम होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचार भाव एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं ना। कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, संप्रेषण का एक माध्यम होती है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि भाषा जो है संप्रेषण का एकमात्र माध्यम है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक माध्यम है, ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। लेकिन जब भी भाषा की बात आएगी, तब आप इजिली बोल सकते हो कि ये एक संप्रेषण का माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोगों की बातें समझ पाते हैं, अपनी बातों को हम कह पाते हैं। तो भाषा ये है। क्लियर? तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप समझ भी नहीं सकते, मतलब आप विचार भी, कल्पना भी नहीं कीजिए कि भाषा के, अगर भाषा ना होती तो हम कैसे रहते, है ना, कैसे एक दूसरे की बातें समझते। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन क्वेश्चंस को चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या बात बोली जा रही है। आई होप आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि भाषा क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप खुद देखिएगा, सारी पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। और सारे को अगर आपने एक बार बैठ के थोड़ा सा देख लिया, सेशन 20 मिनट, तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और हिंदी पैथोलॉजी में तो आप 30 में से 30 ला ही सकते हो, 30 में से 30 नहीं तो 29 ला ही सकते हो, अगर आप सीटेट की कर रहे हो या यूपीटेट की कर रहे हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन हैं।
चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है कि भाषण अधिगम में, या भाषा अधिगम बोल दीजिए आप, या भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा है क्या सही नहीं है, यानी ये हमसे पूछ रहे हैं निगेटिव पॉइंट। कैसा पूछ रहे हैं? निगेटिव पॉइंट हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाषा अधिगम के लिए कौन सा पॉइंट गलत है, या भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में आप क्या कहोगे। देखो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गलतियां जो होती हैं वो अधिगम में लर्निंग में सहायता करती हैं। यानी जब आप जैसे एज अ टीचर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, जब आपको पता चलता है कि बच्चे यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने लेसन प्लान बनाते हो, है ना, कि हमको किस तरीके से अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसमें क्या सुधार करना चाहिए कि ये बच्चे गलतियां ना करें। क्योंकि गलतियों के माध्यम से हम आकलन कर पाते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख चुका है, उसका दायरा कहाँ तक है। तो गलतियां बहुत सहायक होती हैं, ये नहीं कह सकते कि गलतियां अवरोध डालती हैं, बाधा डालती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गलतियां जो होती हैं वो हमारी लर्निंग में सहायता करती हैं, उनके द्वारा हम आगे सीख पाते हैं। तो पढ़ते हैं सारे क्वेश्चंस को, क्या लिखा सारे ऑप्शंस को। लिखा हुआ गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। क्या ये सही है? मैंने अभी आपको बताया कि गलतियां जो हैं वो कभी अवरोध पैदा नहीं करती हैं, तो अपने आप में ये गलत पॉइंट हो गया, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत है। फिलहाल के लिए हम और चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं। बिल्कुल सही बात है, गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती। फिलहाल के लिए गलतियां बुरी होती नहीं है अगर आप उनसे सीखना चाहते हो, है ना। अगर गलती पे गलती करे जा रहे हो तो वहां पे गलतियां जो है बुराई की वजह हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं कि गलतियां आप करते ही चले जाओ, उनसे आप सीख रहे हो तो वो सहायता भी करती हैं। क्लियर? आगे लिखा हुआ है गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक बात है, गलतियां जो होती हैं अगर आप अधिगम लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। ठीक बात है कि अगर हमको कोई चीज आ रही है और हम किसी दूसरी लैंग्वेज को समझना चाह रहे हैं, तो पहली लर्निंग जो है, जब हम पहले जो सीख चुके हैं, वो हमारे आगे की लर्निंग में सहायता करती है। तो ये बात भी हमारी ठीक है ना। हमारे पास एक ही गलत पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत है ना। एक बात इजिली समझ लीजिए कि गलतियां हमारी लर्निंग में सहायता करती हैं। चलिए हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बात बोली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे और पढ़ने की कोशिश करो तो इजी, आई होप आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्या लिखा हुआ है। ये भी हमारा भाषा से रिलेटेड है क्योंकि हमारा पहला सेशन है और सीडीपी हमने टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश कर दी है। यानी जितने भी सीडीपी के सेशन थे हमने क्लास प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, सारे के सारे आप उनको देख के अपनी सीडीपी बहुत बेहतरीन कर सकते हो। यानी हर क्लास को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से अपलोड किया है सीडीपी को। चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षक, क्या लिखा हुआ, भाषा की शिक्षा या भाषा की कक्षा, क्या लिख दिया भाई टीपीपी मास्टर हमारे, भाषा की कक्षा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों को एक विषय पर रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। यानी एक क्लासरूम है जहां पे बच्चों को रोल प्ले, एक नाटक वगैरह नहीं होता कि आप पात्र बनते हैं कई सारे, फिर वो एक एक करके बोलते हैं, तो वही बात बोली जा रही है कि भाषा की क्लासरूम में एक शिक्षिका ने बच्चों को रोल प्ले करने के लिए बोला है। किसी भोजनालय में सैन्य को देखकर भोजन मंगवाना या किसी स्थान पर विशेष पर जाने के लिए वहां की स्थिति, लोकेशन जानना, इस रोल प्ले के माध्यम से किन कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आप किसी भोजनालय मतलब किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, तो वहां पे आप किस कौशल की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। देखो अगर भाषा कौशल की बात करी जाए, आपको पता होना चाहिए कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो भाषा कौशल का मतलब होता है सुबोपाली। क्या मतलब होता है? सुबोपाली। और सुबोपाली का मतलब है सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं ये भाषा कौशल होते हैं। क्या होते हैं? भाषा कौशल। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताइए भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है वो भाषा कौशल है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि कौन से भाषा कौशल है, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, अब जब आप रेस्टोरेंट पे जाओगे सपोज दैट, तो वो जो वहाँ का जो वेटर वगैरह होते हैं तो आपके पास मेन्यू लेके आते हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं दही पनीर, कढ़ाई वगैरह पनीर, जो भी बोलते रहते हैं, एक बार में एक साथ में वो सारी चीजें बोल जाते हैं, है ना। तो वहां पे आप उनकी बात को सुनते हो, क्या करते हो, सुनते हो, और फिर अपनी बात को बताते हो कि भाई मुझे दही चाहिए या कढ़ाई पनीर चाहिए, जो भी छोला भटूरा चाहिए, जो भी चाहिए वो आप अपना ऑर्डर करते हो, है ना।
पहले तो मेनू में आप उसकी बातें सुनते हो फिर आप बोलते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, पहले सुनते हो और फिर आप बोलते हो जब आप किसी भोजनालय पे जाते हो। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये बात इतनी इजी है कि आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे समझ में आ जाएगा। जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वहां का वेटर जो होगा आपके सामने आएगा और अपने मेन्यू के बारे में बताएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना ऑर्डर पास करोगे, तो आप बोलोगे ना। तो इसीलिए हमारा श्रवण और वाचन पहला ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे स्क्रीनशॉट, चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बात बोली जा रही, बहुत गर्मी हो रही है यार भाई, तो हो सके थोड़ा पढ़ते रहिए क्योंकि मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है और आप भी काफी मेहनत कर रहे हो। देखो हो सके तो तैयारी करते रहो क्योंकि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, बट आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन रखिएगा। कभी भी नोटिफिकेशन आएगा आप इजीली जो है पास हो जाओगे एक ही बार में। एक ऐसा एग्जाम, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा अच्छा जाता है नहीं सीटेट का, केवल 12-13% ही जाता है ना। अभी आपको पता है जो 20 में एग्जाम हुआ है उसमें केवल जो है, वैसे तो 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था और उसमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं। कुछ सोच सकिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या लिखा हुआ है, राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, यानी राघवी एक नाम की लड़की है जिसने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाया है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। ट्रेन की समय सारणी यानी टाइम टेबल पढ़ रही है कि किस टाइम कौन सी ट्रेन जाती कौन सी आती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा बताइए। सरसरी तौर पे पठन है, बारीकी से पठन है, गहन विस्तृत पठन है, अंशों में पठन है। यानी जो राघवी है वो जयपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही है, कहीं भी मान लीजिए ट्रेन जो जाती है जाने आने का उसका समय सारणी पढ़ रही है कि क्या किस टाइम पे कौन सी ट्रेन आती है। तो वो क्या सरसरी तौर पे पढ़ेगी या बहुत ही विस्तृत पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? पहली बात तो सरसरी तौर पे पढ़ेगी तो है नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो हो सकता है कहीं गलती हो जाएगी, जयपुर की जगह पे कहीं और पहुंच गई वो है। गहन पठन तो ऐसा है नहीं कि हमारे विस्तृत उसमें गहराई से पढ़ रही घुसी हुए हैं। अंशों में तो ऐसा बारीकी से पढ़ रही, थोड़ा सा गहराई से पढ़ रही है कि भाई कौन सी ट्रेन किस टाइम पे जाती है, थोड़ा सा गहन पठन कर रही है। यानी गहन पठन नहीं, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ रही है, समझ रही है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम आएगी तो हम इजिली जो है जयपुर पहुंच जाए। क्लियर? हमारे स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ज्यादा बड़ी क्लासेस मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी इस चैनल पे हम नए नए हैं, थोड़ा सा इससे पहले जो हमारा चैनल है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इस चैनल पे हम अभी नए नए क्लासेस डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटे छोटे सेशन रहेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तारीख से भाषा सीखना क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि एक टीचर है, टीचर ने क्या किया है, कोई टॉपिक दिया है और उस टॉपिक में बच्चे जो हैं सहयोग करके आपस में कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक अध्यापक है जिसके निर्देश में अध्यापक ने क्या किया, बच्चों को एक टॉपिक दिया है और बच्चे ग्रुप में बैठ के उस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं या उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किस बारे में बात हो रही है? क्या वो सहयोगात्मक अधिगम है, प्रतियोगितात्मक अधिगम है, भाषाई खेल है या निर्देशन? देखो यहाँ पे परामर्श निर्देशन की बात नहीं हो रही, भाषाई खेल की बात नहीं हो रही, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, बच्चे आपस में बैठ के सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सहयोगात्मक अधिगम है। कैसा है? सहयोगात्मक अधिगम है। क्लियर? हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो पढ़ो जरा, जवाब दो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे दिमाग लगाओगे तो इजीली आप आंसर दे पाओगे। क्या लिखा, कल मुझे बिहार जाना था, यानी बच्चे ने बोला है, किसी ने बोला है कल मुझे बिहार जाना था पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है? क्या वो कोड मिक्सचर है, एक कोड से दूसरे कोड में जाना हो गया है, कोड परिवर्तन है, कोड मैट्रिक्स है? सिंपल आप इजीली बता सकते हो कि देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कल मुझे बिहार जाना था, ये एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंग्लिश, देखो अभी तो कोई हिंदी में पूरा वाक्य बोला गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया गया है ना, यानी हिंदी को बोलते बोलते साथ में इंग्लिश के वर्डों का भी यूज किया गया है ना। आप इजीली समझ सकते हो कि जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये है कोड मिक्सचर। क्या है? कोड मिक्सचर। यानी अगर आप अचानक, मतलब आप हिंदी बोल रहे हो और अचानक से अचानक हिंदी छोड़ के एकदम से इंग्लिश में आ गए तो वो कोड स्विचिंग होता है। क्या होता है? कोड स्विचिंग। लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश बोलने के साथ बाइलिंगुअल, आप हिंदी के भी वर्ड यूज कर रहे हो या इंग्लिश बोलने के साथ में हिंदी बोलने के साथ में इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये कोड मिक्सचर होता है। क्लियर? हम जाएंगे
फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। देखो हो सके तो नोट्स बनाते रहना यार। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, है ना, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को समूह में करने वाली बहुत सी, क्या लिखा हुआ है, समूह में करने वाली बहुत सी क्या लिखा हो, एक्टिविटी, या क्या लिखा हो, गतिविधियां, क्या लिख देते हो यार, करवाती है, यानी बहुत सी एक्टिविटी करवाती है। क्या करवाती है? बहुत सी एक्टिविटी कराती है जो समूह में होती हैं। यानी एक अध्यापिका है, एक टीचर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटी करा रही है, समाज मतलब ग्रुप में एक्टिविटी करा रही है। जैसे जैसे कि समूह चर्चा, क्या करा रही है, जैसे कि समूह चर्चा करा रही है, समूह परियोजना, रोल प्ले आदि सहपाठियों के साथ इस तरह की गतिविधियों की विमालिक अनुशंसा किसके द्वारा की गई है। यानी इस तरह की गतिविधियां जो है, अगर एक टीचर जो है, एक शिक्षिका जो है ग्रुप में एक्टिविटी करा रही है, यानी कोलैबोरेटिव डिस्कशन करा रही है, ग्रुप वाली एक्टिविटी करा रही है, साथ में उनका लर्निंग करवा रही है अच्छी तरीके से। क्लियर? तो ये बोला जा रहा है किसकी गतिविधि है, यानी किसकी, क्या वो स्किनर की है बेटा? हेलो बेटा नितिन, हेलो बेटा, साइलेंट रहो। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब ये बोला जा रहा है किसकी गतिविधि है यहाँ पे, क्या ये स्किनर की है, क्या ये चॉम्स्की की है, क्या वाइगॉत्स्की की है, क्या ये प्याजे की है ना? तो ये बताइए आप किसकी गतिविधि हो सकती है। सिंपल बोला जा रहा है कि जब शिक्षिका ने क्या किया है, समूह में सामूहिक परियोजनाएं करा रही है, समूह में रह के रोल प्ले करवा रही है, तो ये सब जो होता है ना तो स्किनर ने बोला है, ना ही चॉम्स्की ने बोला है, ना ही प्याजे ने बोला है, ये वाइगॉत्स्की जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वाइगॉत्स्की। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है इनका? इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सांस्कृतिक सिद्धांत है, कैसा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्लियर? यहां पे इतनी बात बोली जा रही है। देखो चॉम्स्की ने क्या कहा था, चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चा जो होता है शुरुआती दौर में उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। और ये बोला था चॉम्स्की ने कि बच्चे के अंदर शुरुआत में ही होता है, जिसके माध्यम से किसी भी अगर इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है तो वहां की जो वहां का अनुकरण करके बच्चा वहां की लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर लेता है, जल्दी सीख जाता है। वो क्यों सीख जाता है? क्योंकि बच्चे के अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है। कैसी होती है ये क्षमता? जो होती है बच्चे के अंदर जन्मजात पहले से ही होती है। क्लियर इतनी बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और प्याजे ने कहा था, प्याजे का भी सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकी को आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है प्याजे ने। और इन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को 4 स्टेजेस में बांट दिया है। क्लियर? कि विकास जो होता है वो 4 चरणों में होता है, जबकि वाइगॉत्स्की ने कहा है कि विकास में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पढ़िए जरा। एक बालिका पिता के साथ बाजार जा रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बच्ची जो है वो अपने फादर के साथ में बाजार जा रही है, और क्या करे, रास्ते में पिता सड़क के चिन्हों और दुकानों पर लिखे नामों को पढ़कर सुनाता है। इससे बालिका को क्या लाभ मिलेगा? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करिएगा इसका कि मतलब एक बालिका जो है वो पिता के साथ में बाजार जा रही है, और पिताजी क्या कर रहे हैं कि रास्ते में जितने भी दुकानें पड़ती हैं वहां पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तो ये बालिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लिखित व मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता होगी, संकेत, आचरण। देखो आचरण की कोई बात नहीं हो रही, ध्वनिग्राम की कोई बात नहीं हो रही, पापा संकेत नहीं दे रहे हैं, वहां पे लिखित व मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता, यानी वो बच्ची जो है जो उस पे लिखा हुआ है दुकानों पे, मतलब आप अपने पिता के साथ में जा रहे हो मार्केट, वो पापा बता रहे हैं कि ये इनकी दुकान है, ये इनकी दुकान है, तो वहां पे आप जो है लिखित जो वातावरण है जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, है ना, आप उन चीजों से जागरूक हो जाओगे कि ये इनकी दुकान है और ये इनकी दुकान है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। देखो क्या बोल रहे हैं, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। आपको पता है हमारा देश जो है वो एक मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषी देश है। कैसा देश है?
बहुभाषी देश होने के वजह से हमारे यहाँ पे कोई भी अभी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा है। और इंग्लिश जो है वो एक सहराजभाषा है। क्लियर? क्योंकि हमारा देश जो है वो मल्टीलिंग्विज्म है, बहुभाषी देश है। यहाँ पे 22 भाषाओं को योगदान है पूरा पूरा, है ना। तो लिखा हुआ है भारत में बहुभाषा के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। संप्रेषण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना, ये कोई बात यहाँ पे करी नहीं जा रही। पहली बात तो यहाँ पे बोला जा रहा है संप्रेषण। भाषा जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाषा जो होती है वो संप्रेषण का माध्यम होती है, जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं एक दूसरे से। संप्रेषण से सामाजिक यानी अपने समाज में संबंध स्थापित करते हो, है ना, कि जिस तरीके से आप बातचीत करते हो वैसा ही आपका नेचर होता है, और उस नेचर के थ्रू आप अपने समाज के लोगों से जुड़ते हो, दोस्त यार बनाते हो। क्लियर यहाँ पे? तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे कि बहुभाषा से अध्यापक का यही मतलब होना चाहिए कि जो है अध्यापक को यही समझना चाहिए कि संप्रेषण यानी भाषा के माध्यम से हम अपने रिलेशन को अच्छा रखते हैं, बोलते चालते सही से हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हो कि ना तो वो 1 जनवरी, ना तो वो 14 फरवरी, और ना ही वो 13 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करी जाए तो वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की, इसमें मैं क्या ही डिस्कस करूं, है ना। चलिए पढ़ें, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। फटाक से बताइएगा। विद्यार्थियों को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि विद्यार्थियों को जरूरत है कि वे विचार बिंदुओं पर मानस मंथन, क्या लिखा हुआ है? विचार बिंदुओं पर, यानी कोई पॉइंट दिए गए हैं जिन पे मानस मंथन कर रहे हैं, और आयोजित करें, प्रारूपण तैयार करें, संपादन करें और अपने काम को दोहराएं। यह प्रक्रिया किससे संबंधित हो सकती है? आप इजीली बता सकते हो मुझे कि क्या बात यहाँ पे बोली जा रही है। यानी विद्यार्थी जो है उनके लिए क्या है, कोई विचार बिंदु है, कोई टॉपिक है जिसमें विद्यार्थी मानस मंथन कर रहे हैं, मतलब उसमें खोज रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर उसमें प्रारूपण तैयार करें, एक प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, फिर उस पर काम कर रहे हैं, फिर उसको दोहरा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का कौशल है बताइए। देखो यहाँ पे सुनने की बात नहीं हो रही, वाचन की बात नहीं, पठन की, लेखन की बात हो रही है ना। पहले विद्यार्थी लिख रहा है, समझ रहा है, मानस मंथन कर रहा है, फिर उसको दोहरा रहा है, इसीलिए हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन पे। क्लियर? और आपको भाषा कौशलों के बारे में तो पता हो ही गया है कि सुवपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं, ये 4 हमारे भाषा कौशल हैं। और ओवरऑल 10 क्वेश्चंस आपने कितने सही किए आउट ऑफ, वो मुझे बता के जाइए कमेंट बॉक्स में। यानी आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और फिलहाल के लिए अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया हो, कहीं पर भी आपका डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे 110%। क्लियर? अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वंस अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो 100%। क्लियर? मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।